हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है इसमें हम कर रहे हैं, आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टरों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सब हम आपके लिए एक जगह पे ले आए हैं। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर इतनी सारी किताबें हैं, कहां से हम क्वेश्चन करें, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो भाई सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पर ले आए हैं और यही क्वेश्चन आपके जो है पेपर में आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादातर बच्चों के पेपर में आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो भाई पेपर आपका यहीं से होने वाला है। तो भाई सब लोग जो है ध्यान से क्वेश्चंस को करेंगे। हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी तो आप बहुत पढ़ चुके हो, अलग अलग वीडियो डली हुई है थ्योरी की, लेकिन क्वेश्चन की वीडियो नहीं अवेलेबल थी तो हम लोगों ने क्वेश्चन की वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल अब करा दी है। तो इसमें सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके बाकी टॉपिक भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे कर रहे हैं इस समय वर्क एनर्जी पावर चैप्टर और इसमें जो है वीडियो नंबर 10 है जिसमें कि हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भाई सब लोगों को जो है कॉपी पेन निकाल लेना है और साथ में क्वेश्चन करना है। हर बार की तरह आपको वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर जो है खुद करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर होगा तो वीडियो को पॉज करके उसका आंसर पहले सोचना है कि आंसर होना चाहिए, फिर यहां देखना है। और अगर न्यूमेरिकल होगा तो वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्राई करना है और फिर उसके बाद आपको वीडियो देखनी है। आपको अगर पूरा बेनिफिट इसका चाहिए तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो लोग कर नहीं पाते हैं, थ्योरी बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते उनसे। तो भाई उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो सब लोग जो है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग जो है पूरा मेहनत करके अगर करेंगे तो भाई इसका जो है आउटपुट भी आपका बढ़िया आएगा। और अगर रफली ऐसे देखोगे तो फिर आउटपुट नहीं आएगा, तो इसलिए आपको साथ में सॉल्व भी करना, पूरी मेहनत लगानी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, a bob of mass 0.1 kg hang from a ceiling of room by a string 2 meter long is set to the oscillation। तो एक बॉब है जिसकी मास जो है आपको दिया हुआ है 0.1 kg और इसको हमने एक स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है और स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो 2 मीटर लंबा स्ट्रिंग है, इसको हमने ऑसिलेशन कराया, ठीक है। तो हम लोगों ने पेंडुलम का ऑसिलेशन कराया। हिप्नोटाइज करते ना वो, हिप्नोटाइज। तुझे कुछ नहीं आता, तुझे कुछ नहीं आता, तुझे फिजिक्स नहीं आती, तुझे फिजिक्स नहीं आती, तो हिप्नोटाइज हो जाता है बच्चा, उसको लगता है मुझे फिजिक्स नहीं आती। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको फिजिक्स बहुत आती है, ठीक है। तो ये जो है ऐसी पेंडुलम जो है ऑसिलेट करा के किसी बच्चे को हिप्नोटाइज कर रहे हैं मान लो। तो स्पीड ऑफ द बॉब एट द मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर, ठीक है। मीन पोजीशन ये वाली होती है आपकी, जहां पे की बीच वाली को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। आप पढ़ोगे जब ऑसिलेशन चैप्टर आएगा तो डिटेल में पढ़ोगे इसको। व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब। बॉब की ट्रेजेक्टरी क्या होगी अगर स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया। अगर आपका कोई दोस्त आया, उसने बोला मेरे दोस्त को हिप्नोटाइज कर रहे हो, तो उसने भाई स्ट्रिंग को काट दिया। अगर काट दिया तो ये बॉब कैसे गिरेगा ये आपको बताना, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। मतलब क्या वो नीचे गिर जाएगा सीधा या कुछ और स्ट्रेट लाइन में जाएगा या कैसे जाएगा आपको बताना है। अगर उसे हमने स्ट्रिंग को काटा पहली बार जबकि वो एक्सट्रीम पे था, अगर ये एक्सट्रीम पे होता, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, जो ये वाली पोजीशन है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम है मतलब इससे आगे नहीं जा सकता, इसकी एक्सट्रीम आ गई है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये क्या मिड क्यों आई है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये वाली हमारी मीन पोजीशन है। तो एक बार हमने एक्सट्रीम पे बॉब को काटा और एक बार हमने मीन पे बॉब को काटा, तो क्या होगा, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी आपको बताना है। अब देखिए यहां पे इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है और यहां पे स्पीड क्या होगी, एक्सट्रीम पे जब होगा तो स्पीड क्या होगी, क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पे जब जाएगा तो 0 होगी ना। नहीं तो अगर और होती इसकी स्पीड तो और आगे जाता, तो एक्सट्रीम आगे होती। तो यहां पे ये आया, इसकी स्पीड क्या होगी, यहां पे 0, तो यहां पे इसकी स्पीड 0 है। अब आपने बॉब को काट दिया, मान लो ये बॉब सॉरी स्ट्रिंग को काट दिया, स्ट्रिंग ये था, इसको आपने कैंची से काट दिया, तो इसकी स्पीड 0 है। तो ये क्या होगा, इस पे अब एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इस पे जो है केवल जब स्ट्रिंग कट गया, देखो स्ट्रिंग जब था तो उस पे 2 फोर्स लग रहे थे, तो mg नीचे और दूसरा क्या लग रहा था, दूसरा फोर्स क्या होगा और किधर को होगा बताओ, सोचो 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 सोचो। दूसरा फोर्स इस पे टेंशन होगा जो इधर को लग रहा होगा। 2 फोर्स होंगे, ठीक है। ये 2 फोर्स है, यहाँ पे और तो कोई फोर्स है नहीं, एक तो एक कांटेक्ट में इसके इसलिए टेंशन लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, ठीक है। तो ये 2 फोर्स इस पे लग रहे हैं, कई बच्चे सूडो फोर्स ही बोल रहे होंगे लेकिन ठीक है, अभी हम मानते हैं कि 2 फोर्स लग रहे हैं। अब मान लो इसको मैंने काट दिया, अगर इसको हमने काट दिया तो क्या होगा, अगर हम इसको काट देंगे तो क्या होगा, इस पे केवल एक फोर्स लगेगा, टेंशन तो हट जाएगा, जो टेंशन था वो तो खत्म हो गया क्योंकि धागा तो है ही नहीं है उसको खींचने वाला।
तो mg फोर्स नीचे लगेगा, तो बॉब क्या होगा, नीचे आ जाएगा, सीधा नीचे गिरता रहेगा। मतलब ये फ्री फॉल हो गया कि आपने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया 0 स्पीड से, तो नीचे गिरेगी, है ना। तो वाला क्वेश्चन हो गया। तो उस केस में क्या होगा, नीचे सीधा आके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो ये वाला केस हुआ अगर एक्सट्रीम पे आपने काटा। अगर आपने इसको मीन पे काटा, अगर आपने इसको मीन पे काटा तो क्या होगा, मीन पे जब इसे काटोगे तो मीन पे भी दो फोर्स है, एक तो टेंशन है, एक mg है, लेकिन मीन पे इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, और उधर को होगी। जो स्पीड होती है हमेशा टेंजेंशियल होती है, जब सर्कुलर मोशन आपका टाइप का होता है तो यहाँ पे स्पीड ऐसे होती है टेंजेंशियल, यहाँ पे ऐसे होगी। तो स्पीड हमारी जो है टेंजेंशियल होती है, तो यहाँ पे स्पीड हमारी इधर को होगी 1 मीटर पर सेकेंड की। अब आपने स्ट्रिंग को काटा तो क्या हुआ, टेंशन गायब, स्ट्रिंग को काटा तो टेंशन हट गई। अब फोर्स इस पे mg नीचे लग रहा है, लेकिन इसकी स्पीड जो है इनिशियली 1 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे स्पीड थी नहीं, ड्रॉप किया था आपने जस्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है केस कि 1 मीटर पर सेकेंड से कोई चीज हमने फेंकी है और वो g के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरनी है। मतलब ऐसा केस होगा कि आपने जैसे क्वेश्चन किए होंगे कि हमने चलते हुए जहाज से बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, तो बॉम्ब कैसे जाता है आपका, ऐसे नीचे जाता। देखा था ना क्वेश्चन, आपने देखा होगा, आपने एक ट्रेजेक्टरी भी बना के देखी होगी, उसकी इक्वेशन भी निकाली होंगी आपने, डिस्टेंस भी निकाले होंगे, अपने पिछले क्वेश्चन किए थे काफी सारे। तो ऐसा वाला केस हो गया है। या फिर ये वाला केस होगा कि बिल्डिंग के टॉप से आपने स्टोन को फेंका तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा बिल्डिंग से, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो वो ऐसे जाके ऐसे गिरता है। तो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है, क्या शेप होती है इस ट्रेजेक्टरी की, क्या स्ट्रेट लाइन होता है, क्या सर्कल होता है, या फिर क्या होता है ये, दिस इज, अगर ये ऐसे गिरता है जब इसकी स्पीड होती है इनिशियल, तो ये ऐसे जाके गिरता है, तो उसकी शेप क्या होती है जो ये गिरता है ऐसे, इस ट्रेजेक्टरी की शेप को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, आपने ड्राइव भी किया होगा इक्वेशन, दिस इज नोन एज पैराबोला। इसको पैराबोला बोलते हैं, आपने ड्राइव भी किया है। हॉरिजॉन्टल जो आपका मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल आपका थ्रो वाला प्रोजेक्टाइल वाला केस होता है, उसमें क्या होता है, पैराबोला बनता है। उसने अपनी इक्वेशन भी ड्राइव की होगी। तो दिस इज योर पैराबोला। ये तार कहां पे अटक रही है भाई, ओके, दिस इज योर पैराबोला, ठीक है। तो शेप हमारी पैराबोला होती है, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। तो मैथ्स वालों को पता होगा पैराबोला क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली टाइप की इक्वेशन होती है, या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो ये हमारी पैराबोला होती है। तो इस केस में हमारा जो है बॉम्ब नीचे गिरेगा सीधा, और इस केस में क्या होगा, पैराबोलिक पाथ बना के जाएगा। ये आपने देखा होगा, और भी क्वेश्चन हमारे काफी सारे क्वेश्चन है। चलती हुई कार से हमने कोई स्टोन को ड्रॉप किया तो भी पैराबोला बना के गिरता है, या कोई ट्रेन से हमने स्टोन को ड्रॉप किया चलती हुई ट्रेन से तो भी पैराबोला बना के गिरता है। तो सारे केस जो है पैराबोला वाले होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, तो सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं, वायर को थोड़ा फ्री कर लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग रिवॉल्व्स इन अ वर्टिकल सर्कल, नेट फोर्स एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड आर। आपको बताना है कौन कौन से फोर्स हमारे नेट फोर्स यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन से हैं, नेट फोर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो है स्टोन को आपने टाइट किया और ये वर्टिकल पूरे सर्कल में घूम रहा है, पूरा वर्टिकल सर्कल ऐसे मान लो ये वर्टिकल है, पूरा ऐसा सर्कल में घूम के ये यहां से फिर दोबारा घूम के यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ये इसका पॉइंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग बांधा हुआ है आपने, ठीक है। आपको बताना है कि आपके फोर्स कितने हैं, लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट पे कितने कितने फोर्स आपके काम कर रहे हैं, ठीक है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट पे, ये लोएस्ट पॉइंट है आपका और ये हाईएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट पे फोर्स क्या होगा आपका, टी ऊपर की तरफ होगा और mg क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। टी ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ को। तो अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स निकालूं तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा यहाँ पे t माइनस एम जी। यहाँ पे दो फोर्स है, देखो टी ऊपर है mg नीचे है, तो हमारा जो नेट फोर्स होता है t माइनस mg होता है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा हमारा t, इसको t1 मान लेते हैं, t1 माइनस mg, ये फोर्स आपका होगा। और ये किसके बराबर होगा, अगर मैं लिखना चाहूं तो किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास इनटू कौन सा एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे किस टाइप का एक्सेलरेशन होता है, इस पे होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है तो वैल्यू क्या होगी, v स्क्वायर बाय r। तो जो फोर्स होगा यहाँ पे वो t1 माइनस mg होगा, वो v स्क्वायर बाय r के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फोर्स आया t माइनस mg, ठीक है, t माइनस mg आया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था कि वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड वाला बताना है। तो डाउनवर्ड वाला कितना हो जाएगा, mg माइनस टी। इन्होंने ये नहीं पूछा नेट फोर्स कितना है, इन्होंने बोला कि वर्टिकल डाउनवर्ड वाला फोर्स बताओ कितना होगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड वाला फोर्स जो है mg माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, mg माइनस टी हो जाएगा। तो mg माइनस t1 आया। अब बात करते हैं यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे स्पीड मान लो यहाँ पे v2 है, ये स्पीड v2 है, ये अगर v1 है ये v2 है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी, ये थोड़ा कम होती है, क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड घटती जाती है
उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी काफी कम होती है, इसलिए V2 की वैल्यू कम आती है। ठीक है, तो V2 कम होता है, अलग होता है इससे, V1 अलग होता है, V2 अलग होता है। अब यहाँ पे हम फोर्स देखें तो यहाँ पे T नीचे की तरफ है और mg भी नीचे की तरफ है, दोनों नीचे हैं भाई, स्ट्रिंग भी उसको खींच रहा है और mg भी नीचे खींच रहा है, तो दोनों फोर्स नीचे है, तो नेट फोर्स कितना हो गया T प्लस mg, तो हम लिख सकते हैं T2 प्लस mg, अगर इसको T2 मान लें तो T2 प्लस mg होगा, और यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, T2 प्लस mg विल बी इक्वल टू m इंटू ए, तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जो भी वेलोसिटी आप V1 मानी है V2 मान लो, तो V2 का स्क्वायर बाय r, तो ये आपका T2 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम थ्योरी भी देख रहे हैं, जो थ्योरी होती है ना चैप्टर की, कई बच्चे बोलते हैं सर मैं पहले थ्योरी पढ़ लेता हूँ पूरी, फिर आपके वीडियो देखूंगा उसके बाद, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जितनी थ्योरी रिक्वायरमेंट होती है मैं यहाँ पे भी कवर करता रहता हूँ। एक आधा पॉइंट अगर आपको कोई नया दिखता है तो आप नोट कर लो, इतनी कोई जरूरत नहीं कि आप पूरी थ्योरी पहले जाके पढ़ो फिर न्यूमेरिकल देखो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते करते आधी फिजिक्स आपको जो आएगी, आधी फिजिक्स जो आपको आएगी वो न्यूमेरिकल करते करते आएगी, आधी से भी ज्यादा। भाई हम लोगों ने फिजिक्स जो पढ़ी है न्यूमेरिकल करते करते पढ़ी है, ज्यादातर जो अच्छे टीचर होते हैं उनको फिजिक्स भाई न्यूमेरिकल करते करते ही आती है, फिजिक्स पढ़ के नहीं आती। आप लोग सोचते हो कि हम लोग बहुत पढ़ लेंगे तो हमें आ जाएगी फिजिक्स, नहीं आएगी, न्यूमेरिकल करते करते वो समझ में आएगी क्या करना होता है, कैसे करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल जो है थ्योरी यहाँ पे हम जो बताते हैं उतनी सफिशियंट है, उतनी कर लो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आ गया, दोनों फोर्स आ गए, बस यही निकालना था हमें, तो फोर्स आ गया हमारे, तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ गया, mg माइनस T1 आया था एक जगह पे हमारा, और एक जगह पे हमारा आया था T प्लस mg। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन, यू मे हैव सीन इन अ सर्कस, सर्कस गए आप लोग, आप लोगों के टाइम पे तो अब कम होता है, पहले बहुत सर्कस जाते थे लोग, है ना, तो पहले क्योंकि टीवी वगैरह कम होते थे पहले लोगों के पास, बाकी चीजें, तो मोबाइल हो गया, खैर मोबाइल तो पहले थे ही नहीं हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे, टीवी वगैरह होते थे कम लोगों पे, तो मनोरंजन के लिए यूजुअली लोग सर्कस जाते थे, अब भी सर्कस चलते हैं लेकिन कम हो गया थोड़ा। तो सर्कस में क्या होता है कि मोटरसाइकिल ड्राइविंग इन अ वर्टिकल लूप, मोटरसाइकिल वाले करतब दिखाते हैं इसमें, वर्टिकल लूप में जो है मोटरसाइकिल चलाते हैं ऐसे, है ना, मैंने ऐसे घुस जाते हैं इसमें अंदर और फिर ऐसे घूम के पूरा चक्कर काट देते हैं। तो मोटरसाइकिल जो है पूरा वर्टिकल लूप बना के जो है आता है, इनसाइडर इसको बोलते हैं डेथ वेल। ठीक है, मौत का कुआं बोलते थे, मौत का कुआं, है ना, वर्टिकल वाला भी होता है और हॉरिजॉन्टल वाला भी होता है, दोनों तरह के होते हैं मौत के कुएं। तो डेथ वेल है अ हॉलो स्फेरिकल चैम्बर विद होल सो दैट स्पेक्टर कैन वॉच फ्रॉम द आउटसाइड, तो इसमें जो है बाकी लोग बाहर से देख सकते हैं, ये हॉलो चैम्बर होता है। एक्सप्लेन क्लियरली व्हाई द मोटरसाइकिलिस्ट डज नॉट ड्रॉप डाउन, आपको बताना है कि मोटरसाइकिल नीचे क्यों नहीं गिरती, मोटरसाइकिल वाला नीचे क्यों नहीं गिरता जब वो जो है अपर मोस्ट पॉइंट पे होता है। तो जब भाई बाइक लेके वो जो है या करतब दिखा रहा होता है, जब वो यहाँ पे जो है ऋतिक रोशन बन रहा होता है बाइक लेके ऐसे टॉप पे, और उल्टा हो जाता है टॉप को पूरा बाइक ऐसे, बाइक कैसे बनाएंगे जो भी है, तो ये आप बैठा होता है आदमी, तो जब बाइक आपकी जो है जब पूरी उल्टी हो जाती है और आदमी भी उल्टा हो जाता है यहाँ पे ऐसे, तो फिर वो नीचे क्यों नहीं गिरता, है ना, जब आदमी यहाँ बैठा हुआ पूरा और ये उल्टा हो गया पूरा, तो नीचे क्यों नहीं गिरता, यहाँ पे नीचे गिर जाना चाहिए इसको, क्यों नहीं गिरता नीचे। एक्सप्लेन क्लियरली व्हाई इट डज नॉट ड्रॉप डाउन व्हेन इट इज द हाईएस्ट पॉइंट विद नो सपोर्ट फ्रॉम द बिलो, और कोई सपोर्ट भी नहीं है इसको नीचे से, तो अगर नीचे क्यों नहीं गिरता, पहली बात। दूसरी बात, कितनी स्पीड इसको मिनिमम यहाँ पे चाहिए होती है, यहाँ पे कितनी स्पीड इसकी मिनिमम होनी चाहिए ताकि ये जो है लूप को कंप्लीट कर ले, और रेडियस ऑफ द चैम्बर जो है आपकी 25 मीटर अगर है तो आपको बताना है पे स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, रेडियस कितनी है 25 मीटर। ठीक है, तो क्यों नहीं गिरता ये, तो इसका रीजन होता है, रीजन क्या होता है देखो, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, कई बच्चे अब सेंटीमीटर और सेंटीफ्यूगल में कंफ्यूज होते हैं। तो एक रीजन तो इसका ये होता है कि अगर आप यहाँ पे फोर्स देखो इस पे बाइक वाले पे, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बाइक वाले पे, अगर आप बाइक वाले पे देखें तो एक फोर्स तो नीचे लग रहा है, कौन सा, mg, एक तो mg लग रहा है नीचे, और एक क्या लग रहा है, एक लग रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि कांटेक्ट में इसके तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। आई होप आपको दिख रहा होगा पेन, कोई और कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं, mg और ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा, यही फोर्स लग रहे हैं दोनों। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स इसको अगर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे, n प्लस mg जो है इसके सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो, तो क्या होगा, तो फिर ठीक है, कोई गिरेगा नहीं नीचे। नीचे कब गिरेगा, नीचे तब गिरेगा वो जबकि उसका सेंटीपिटल फोर्स उसे प्रोवाइड ना हो रहा, जो सेंटीपिटल फोर्स उसे चाहिए घूमने के लिए, किसी भी चीज को सर्कल में घूमने का एक सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होता है। वो कभी जो है ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करता है, जैसे अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ तो ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कभी आपने धागे को स्ट्रिंग से बांधा तो टेंशन फोर्स उसको प्रोवाइड करता है, कभी आपने सिक्के वाला क्वेश्चन किया था कि सिक्का घूम रहा है उसके ऊपर ग्रामोफोन के जो होते हैं डिस्क के ऊपर घूम रहा है, तो वहां पे कौन प्रोवाइड करता है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है, तो कोई ना कोई फोर्स जो है सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर mg प्लस n जो है सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है,
ओके, अब ये तो ठीक है। अब सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है यहाँ पे, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर एन प्लस एम जी जो है, एन प्लस एम जी जो है, एन प्लस एम जी की जो वैल्यू है वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर आ रही है, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये मैं सेंटीमीटर फोर्स के कंसेप्ट से समझा। और अगर आपको बोले कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी यहाँ पे होनी चाहिए, तो मिनिमम वेलोसिटी जब होगी, देखो अगर वो नीचे गिरेगा तो क्या होगा, क्या चीज जीरो होगी इसमें से, एम जी जीरो होगा या नॉर्मल रिएक्शन में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा नॉर्मल रिएक्शन में। देखो अगर उसकी स्पीड बहुत तेज है तो क्या होगा, बहुत तेज चल रहा है तो उस पर जो है ये इसको प्रेस करेगा, जो ये मौत का कुआं है ना, इसको प्रेस करेगा बहुत तेजी से, तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन भी बहुत ज्यादा लगेगी एन। लेकिन अगर वो नीचे गिरने लगेगा तो क्या होगा, बाइक के टायर उसको सरफेस को छोड़ेंगे, सरफेस को छोड़ेंगे तो एन जीरो हो जाएगा। तो अगर एन हमारा जीरो हो गया, मतलब गिरने वाली कंडीशन हो गई, तो एन जो है जीरो से ज्यादा होना चाहिए हमेशा। एन क्या होना चाहिए, जीरो से ज्यादा। तो मिनिमम कंडीशन में क्या होगा कि एन हमारा जीरो हो जाएगा, जब बिल्कुल आप एक्सट्रीम कंडीशन देखोगे तो एन हमारा जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो वी की वैल्यू क्या आएगी यहां से, इस केस में क्या होगा, वी की वैल्यू विल बी, वी मिनिमम बोल सकते हैं इसे, वी मिनिमम कितना हो जाएगा हमारा, एम से एम कट गया तो वी कितना आएगा, रूट जी आर, रूट जी आर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम निकालें तो बोल रहे वी कितना होना चाहिए, तो वी हमारा रूट जी आर, मतलब जी की वैल्यू 9.8 इंटू 25 ले लेते हैं, या 10 9.8 ले लेते हैं, चलो इंटू 25, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 का रूट तो 5 हो गया, 9.8 का रूट कितना होगा, 9.8 का रूट होगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग होगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, 3.2 का देखते हैं कितना आता है, 3.2 का स्क्वायर कितना आएगा 64, और ये हो जाएगा 96, 4 2 10 ज्यादा आ रहा है, 3.2 का रूट 9.8 से ज्यादा आ रहा है, 3.1 का रूट कितना आता है 31, और ये 3 9 1 6 9 961, तो 3.1 और 3.2 के बीच में आ रहा है, 3.15 मान लो, इतना चल जाता है, इतना इसके बीच में कुछ मान लो, तो लगभग ये 3.15 मान लो, 5 इंटू 3.15, तो कितना आया ये 5 पंजे 25, 7 से 2, 5 का 5 और 2 7, 5 दिया 15, 15.75 मीटर पर सेकंड। तो इतनी स्पीड इसकी होनी चाहिए ताकि ये नीचे ना गिरे, ऑफ द टॉप से नीचे ना गिरे। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट देखा सेंट्रीपिटल फोर्स के से सोच के देखा। ठीक है, अब कई बच्चे को तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अगर हम सोचें तो वो एक सूडो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो है सूडो फोर्स होता है। अगर आपको नहीं भी पढ़ना तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जो बच्चे ऐसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कैसे करेंगे, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, और एक सूडो फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर ऊपर लग रहा है, एम बी स्क्वायर बाय आर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ठीक है, और ये नेट फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं। हम लोग इस केस में ये मानते हैं कि आपका जो पार्टिकल है वो जो है बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें जो ये हम ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग बाइक के ऊपर बैठ के ही सारे फोर्सों को ऑब्जर्व करते हैं। आपने दो तरह के फ्रेम पढ़े होंगे, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि आप जो है एक्सेलेरेट नहीं कर रहे, आप बिना एक्सेलरेशन के उसको चेक कर रहे हो, और नॉन इनर्शियल का मतलब एक्सेलरेट कर रहे हो तो उसमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट वहां पे आता है। ठीक है, तो सूडो फोर्स जो आता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है। तो अगर आप बाइक पे बैठे हो तो बाइक तो एक्सेलरेट कर रही है, आप बाइक पे बैठ के इक्वेशन बना रहे हो, तो बाइक पे बैठ के अगर आप इक्वेशन बना रहे हो तो आप जो है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स कितना लगता है यहाँ पे, एम बी स्क्वायर बाय आर, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो लगता है यहाँ पे। और आप बाइक पे बैठे तो आप बोल लो यार मैं तो जो है बैलेंस कंडीशन में हूं, ना तो मैं इधर को जा रहा हूं ना मैं इधर को जा रहा हूं, बैलेंस हूं मैं, मेरा एक्सेलरेशन ना तो इधर को हो रहा है ना इधर को हो रहा है, क्योंकि बाइक पे बैठ के देख रहा हूं। तो मेरा जो फोर्स होंगे वो बैलेंस होंगे, तो फोर्स बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, एन प्लस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, क्या आएगा, एन प्लस एम बी, वही क्वेश्चन आ जाएगी सेम, एन प्लस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। तो सूडो फोर्स के कंसेप्ट से भी सेम इक्वेशन आएगी, वहां पे भी फिर सेम वैल्यू बनेगी। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने जो लिखा है एन प्लस एम जी, ये हमने लिखा है एफ इक्वल टू एम ए, ये क्या लिखा है हमने, एफ इक्वल टू एम ए लिखा है, ये ए है एक्चुअली। यहाँ पे हमने जो इक्वेशन बनाई है, हम सर्कल के सेंटर में बैठ के देख रहे हैं कि ये चीज घूम रही है, तो ये एक्सेलरेट कर रही है टुवर्ड द सेंटर, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वी स्क्वायर बाय आर है। हमने यहाँ पे बैठ के इक्वेशन बनाई, तो हमने लिखा एफ इक्वल टू एम ए। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के बनाई है, मोटरसाइकिल के ऊपर हमने बैठ के बनाई, तो हमने क्या बोला, नेट फोर्स जीरो है। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है एक्चुअली हमने लिखा है F1 प्लस F2 इक्वल टू F, या F1 इक्वल टू F2 लिखा है। तो ये जो आया है इक्वेशन यही आई है, लेकिन यहाँ पे जो है ये M इंटू A से आया है, और ये कहां से आया है, ये आया है F2 से, ये F2 सूडो फोर्स है। तो F1 इक्वल टू F2 हमने लगाया यहाँ पे, वहां से ये आया है। ठीक है, तो जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं अगर आया तो ये कंपटीशन की चीजें हैं, उनको हम वहां पे डिटेल में पढ़ते हैं। अभी जो है इतना समझ लो कि ऐसे करके हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स से भी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए
इसको कभी डिटेल में देखेंगे हम लोग, टाइम मिलेगा तो। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा 15.75 मीटर आया है। तो ये इन्होंने लिखा है कि ऐसा ऐसा होता है, फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, और ये इक्वेशन सॉल्व की है। तो फाइनली इनका आंसर भी 15 पॉइंट, देखो हमारा भी उतना ही आया था लगभग, इनका 15.8 आया है, हमारा कितना आया था 15.75। तो ठीक है, इतना चली जाएगा, राइट। तो देखो अप्रोक्सीमेशन जो है कर सकते हो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो कर सकते हो, ठीक है। ये बेईमानी नहीं है, ये जो है तरीका है करने का, राइट। हम कई बार, आप ये मत बोलना कि सर को रूट निकालना नहीं आता, मेरे को रूट निकालना भी आता है ना। अगर आप किसी दिन हम रूट भी निकालेंगे आराम से फुर्सत में, तब बताऊंगा रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। हमारे टाइम पे तो रूट निकालना जो 6th क्लास में सिखाया जाता है, 6th 7th में हमने रूट निकालना सीख, या 8th क्लास में सीखा होगा शायद रूट निकालना। कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे। तो मैं यूजुअली रूट निकालता नहीं, ऐसे करके आपको बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों को नहीं आता रूट निकालना, तो मैं क्या करूँ। Why does the water from the bucket not fall even when the, अगर मान लो आप बाल्टी लेके यूं घुमा रहे हो तो बाल्टी से भी पानी नहीं गिरता, जब वो वर्टिकल सर्कल के टॉप पे होती है तो पानी नीचे क्यों नहीं गिरता है। ऐसा करके देखा आपने, देखना, लेकिन आपको तेजी से घुमाना पड़ेगा। कम स्पीड से अगर घुमाओगे तो क्या होगा, पानी नीचे गिर जाएगा, आप भीग जाओगे, ना जाओगे, ठीक है, ना जाओगे आप। तो तेज स्पीड से जब चलते हो तो क्या होता है, वो जो है आपको वही होता है फिर दोबारा, जो हमने पीछे अभी मोटरसाइकिल वाले केस में देखा है कि उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके वेट को बैलेंस कर देगा। पानी का बैलेंस वेट नीचे को mg लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर को mv²/r लगेगा, ये दोनों आपस में बैलेंस कर देते हैं, तो इसलिए वो पानी नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। तो अगर v हमारा काफी ज्यादा है तो mg को बैलेंस कर देता है। तो v अगर आपका तेज आप घुमा रहे हो तो पानी नीचे नहीं गिरता है, पानी नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अ प्लेन डिस्क्राइब अ वर्टिकल सर्कल व्हाइल लूपिंग। तो प्लेन ने ऐसा वर्टिकल सर्कल लिया, जूम, तो इसका रेडियस आपको बताना है कितना होगा अगर वेलोसिटी ऑफ द प्लेन एट द लोएस्ट पॉइंट इज 50 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे इसकी जो स्पीड है नीचे पॉइंट पे वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड है, तो आपको बताना है इसका रेडियस कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा वर्टिकल सर्कल ले पाए। तो आपको बताना है यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो जनाब यहां पे हमें स्पीड निकालने के लिए, देखो इसका डेरिवेशन भी है, वैसे तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताता हूं। यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे चेक की थी स्पीड कितनी होनी चाहिए हमारी। देखो यहाँ पे जब पार्टिकल आता है तो उसका mg नीचे लग रहा होता है, और वो उसको अगर हम सेंटीमीटर के कंसेप्ट से देखें तो mg हमें सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो mg इक्वल टू mv²/r के बराबर होता है, ठीक है। सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और तो कोई फोर्स है नहीं। यहाँ पे जहाज घूम रहा है तो जहाज में कोई टेंशन वेंशन तो है नहीं, धागे से थोड़ी बांधा हमने जहाज को जो घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एस तो है नहीं। तो ये mg फोर्स जो mv²/r के बराबर होगा, तो यहाँ पे m की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू कितनी आएगी, √gr। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है वो √gr होती है, इसका डेरिवेशन भी है, ठीक है। तो हमने आपको ड्राइव करके दिखा दिया वैसे कैसे कैसे करते हैं, ये डेरिवेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, √gr होनी चाहिए, तो ये गिरेगा नहीं नीचे। अच्छा, अब अगर यहाँ पे √gr है तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो यहाँ पे निकालनी है 50 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग प्रूव करते हैं कि यहाँ पे स्पीड कितनी होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे स्पीड हमारी v' होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसके बराबर होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल हो जाएगी mgh, h कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम h देखें तो कितना होगा, r प्लस r 2r। तो mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे, हाफ mv², v कितना है, √gr। तो ये आई काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब यहाँ नीचे वाले पॉइंट पे लिखते हैं तो कितनी आएगी, mgs तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस माना है। तो ये h यहाँ पे 2r था, तो mgs तो 0 हो गया। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी केवल हाफ mv' का स्क्वायर। अब हमें v' निकालना है, v' कितना होगा, सॉल्व करते हैं। ये mgr आया था, ये कितना आया था, ये भी gr आ जाएगा। तो हाफ mgr प्लस 2 mgr, यानी कि एलसीएम लेंगे तो mg कॉमन ले लेते हैं, r भी बाहर ले लेते हैं, 2 प्लस हाफ बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा हाफ mv' का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 आ जाएगा। ये mgr इक्वल टू हाफ mv' का स्क्वायर। m से m उड़ा दो, हाफ से हाफ उड़ा दो, तो 5gr आ रहा है इक्वल टू v' का स्क्वायर। तो v' कितना आता है, ये v' हमारा आता है √5gr। तो ये डेरिवेशन है, मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया, पूरा डेरिवेशन करके दिखा दिया। भाई ऐसे करना होता है, बस यही करना होता है। तो यहाँ पे जो स्पीड हमारी होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ स्पीड से हमने एनर्जी से हमने निकाल लिया कि नीचे जो पॉइंट पे स्पीड, अगर यहाँ पे √gr है तो यहाँ पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, कम से कम √5gr हमारी होनी चाहिए। तो यानी कि जो स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, ये किसके बराबर होगी, √5gr। तो √5gr जो होगी वो यहाँ पे 50 मीटर आपको दे रखी है, और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है जिसपे वो घूम रहा है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसको स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 50 × 50
इक्वल टू 5 GR, तो 5 इंटू जी को 10 मान लेते हैं, आर हमें निकालना है। तो ये 5 10 जा 50, 50 से 50 कट गया, तो आर कितना है 50 मीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर आएगा। 9.8 हमने ले लिया है, तो हमारा आंसर जो आ रहा है कितना आ रहा है 50 मीटर जो है होना चाहिए हमारा जो है रेडियस ऑफ द लूप, इतना ही जो है प्लेन कर पाएगा। अगर इसकी स्पीड और ज्यादा होती तो और बड़ा लूप बना सकता था, लेकिन स्पीड अगर इतनी है तो 50 मीटर का लूप ये बना लेगा आराम से, ठीक है। तो जूम करके जाओगे ना तो 50 मीटर का लूप बना लेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। थिन सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये जो है एक वर्टिकल डायमीटर के अबाउट, मतलब इस डायमीटर के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है गोल गोल ऐसे ऐसे करके, है ना, ओमेगा से घूम रहा है। शो दैट द स्मॉल बीड, यहां पे एक स्मॉल बीड है, बीड मतलब होता है दाना, जैसे माला के दाने होते हैं उसको बीड बोलते हैं, वो यहां पर है और ये जो है लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा। आपको प्रूव करना है कि लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा। अगर आपका ओमेगा जो है √GR से कम होगा तो ये नीचे के पॉइंट पे रहेगा, अदरवाइज ये ऊपर आ सकता है। ये आपको बताना है और आपको फिर अगले केस में बताना है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर टू द बीड विद द वर्टिकल डाउन डायरेक्शन फॉर ओमेगा इक्वल। फिर अगला केस है, फिर बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है, भाई समझ में नहीं आ रहा है बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि ये सर्कल है, ये घूम रहा है और ये घूम रहा है, तो बीड जो है ऊपर भी आ सकता है बीड। अच्छा, तो कह रहा है बीड को नीचे रहना, लेकिन तो इस पे देखते हैं ऊपर क्यों आ रहा है, कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, क्यों इसको ऊपर ला रहा है। तो बीड पे फोर्स देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बीड पे। तो कौन कौन से फोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको हिंट देता हूं। यहाँ पे जो है 3 फोर्स लग रहे होंगे कम से कम। कौन कौन से लग रहे होंगे, तो एक तो सबको दिख रहा होगा पहले, mg नीचे, mg तो लगेगा लगेगा। दूसरा फोर्स क्या होगा, दूसरा फोर्स जो है वायर पे नॉर्मल रिएक्शन, वायर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी इसके सेंटर की तरफ को, तो एक फोर्स हमारा इधर को लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, ठीक है। एक ही हो गया, एक ही हो गया। अच्छा जी, और क्या होगा, और क्या होगा, तो ये 2 फोर्सेस हो गए। तीसरा फोर्स क्या होगा, तीसरा फोर्स हमारा हम कर सकते हैं, मान सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, mv²/r। तो कई बार हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इजीली कर लेते हैं, तो मान लो उसको हम mv²/r मान लेते हैं। 3 फोर्स यहां पे लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं। अब बीड जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा कि ऊपर वाला फोर्स है या नहीं है, उसको ऊपर जो ले जा रहा है वो फोर्स है या नहीं है। तो देखो ऊपर कौन सा फोर्स ले जाएगा, ये तो ले नहीं जाएगा, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो उसको इधर को खींच रहा है, तो ये बीड इसको तोड़ के तो आएगा नहीं ऊपर, रिंग को तोड़ के। अब जो फोर्स ऊपर को ले जा सकता है वो इसका कंपोनेंट हो सकता है, इधर को जो होगा इसका, मैं इधर को अगर कंपोनेंट बना दूं तो वो हो सकता है, और इसका जो नीचे लाएगा इसको mg का कंपोनेंट होगा जो इधर को होगा। mg का जो इधर को mg के 2 कंपोनेंट बनेंगे, तो इधर को बनेगा और एक इधर को बनेगा। ऐसे mv² के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर को बनेगा, एक इधर को बनेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये इसको बीड को अपनी जगह से ऊपर लेके आ रहा है टेंजेंशियली, और टेंजेंशियल फोर्स है ये, और ये इसको नीचे लेके जा रहा है। तो अब डिपेंड करेगा कि ये वाला कंपोनेंट बड़ा है नीचे वाला या ऊपर वाला। अगर नीचे वाला बड़ा है तो बीड को नीचे ले आएगा, अपनी जगह पे ले आएगा, और अगर ये वाला कंपोनेंट बड़ा है तो बीड को अपनी जगह से हटाएगा, ऊपर लेके आएगा। तो आपको कंपोनेंट देखने कितने कितने यहाँ पे बन रहे हैं, mv²/r के और mg के। तो पहले एंगल देखते हैं, यहाँ पे एंगल अगर थीटा माना है हमने, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो वी कैन से दैट कि ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा फिर, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे हमारे, पैरेलल लाइन है ऐसे, ऐसे वाला ना ये, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ऐसी है केस, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो mg का जो कंपोनेंट इधर को बनेगा वो बनेगा mg cos थीटा, इधर को थीटा उधर को cos बनता है, और इधर को क्या बनेगा फिर mg sin थीटा, तो इधर को mg sin थीटा बनेगा। ओके, अब बात करते हैं mv²/r। mv² का जो कंपोनेंट है वो इधर को क्या बनेगा, ये एंगल थीटा है तो 90 - थीटा होगा, तो ये थीटा होगा भाई, ये 90 - थीटा होगा इधर वाला, और ये क्योंकि ये पूरा 90 है, परपेंडिकुलर है एंगल, तो क्योंकि आपने mv² को 2 कंपोनेंट ब्रेक किया ना, इधर को ब्रेक किया, इधर को ब्रेक किया, तो ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों। तो अगर ये एंगल आपका 90 - थीटा है ये वाला, तो ये थीटा होना चाहिए, तो ये वाला थीटा है। तो mv² का जो इधर को कंपोनेंट बनेगा वो mv²/r cos थीटा बनेगा। मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए था, ये तो चाहिए नहीं मुझे, तो मैं इसको नहीं लिख रहा, इसका मैंने ये वाला कंपोनेंट दिख लिया, इसका दिख लिया, दोनों कंपोनेंट आ गए, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अब क्या होगा, अगर हम यहां पे देखें तो बीड को अगर ऊपर आना है, तो बीड को ऊपर आने के लिए मतलब कि mv²/r बड़ा होना चाहिए, तब ऊपर आएगा ये। अगर mv²/r cos थीटा बड़ा है तो ऊपर आएगा, और mg sin थीटा बड़ा है तो फिर ये ऊपर नहीं आएगा, अपनी जगह पे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि शो दैट द बीड रिमेन इन द लोएस्ट मोड पॉइंट फॉर ओमेगा इक्वल टू दिस। तो हमें देखना है कि नीचे कब रहेगा, तो नीचे तब रहेगा जब ये फोर्स बड़ा हो। अगर ये वाला फोर्स बड़ा है तो उसको क्या करेगा,
वापस ले आएगा अपनी जगह पे, यहां तक ले आएगा। ओके ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा हमने एम बी स्क्वायर बाय लिखा है, ओमेगा की फॉर्म में चाहिए तो हम एम ओमेगा स्क्वायर आर कर लेते हैं इसको, एम ओमेगा स्क्वायर आर ये कर लेते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए कंडीशन। ओके, अब देखिए यहां पे अगर हम यहां पे एक चीज देखें, इसने बोला कि फॉर लोएस्ट मोड पॉइंट के लिए ओमेगा जो है लेस देन रूट जी आर होना चाहिए। ओके ओके ओके। हाँ, तो यहां पे मैं ये बोल रहा था आपको कि अगर हम देखें यहां पे कि आर का जो वैल्यू है, यहां पे आर क्या होगा एक्चुअली, देखो यहां पे दो आर है, एक आर तो ये वाला है, और जो हमारा सेंटीमीटर फोर्स लग रहा होगा वो किसके कारण लग रहा होगा, इसके कारण, ये जो ये वाला आर होगा, क्योंकि देखो इसके अबाउट घूम रहा है, तो सर्कल जो घूम रहा है, ये जो ये बीड है इसका सर्कल जो घूम रहा होगा इसके चारों तरफ, वो कितने रेडियस में घूम रहा है, वो स्मॉल आर रेडियस में घूम रहा है। तो यहाँ पे हमने जो आर रखा है वो ये वाला आर रखा है, लेकिन क्वेश्चन में जो आर दिया हुआ है ये वाला आर दिया हुआ है, तो हमें इनमें रिलेशन चाहिए। अब तो ये एंगल हमने थीटा माना है, तो ये आपका अगर आर है ये थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा आ जाएगा और ये आर साइन थीटा आ जाएगा, यानी जो आर है दैट इज आर साइन थीटा। आर क्या है, आर साइन थीटा है, आर हमारा आर साइन थीटा है। ओके, तो यानी कि जो आर साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू आर, यही बात है, सॉरी आर कॉस थीटा इक्वल टू आर ये होगा, और आर साइन थीटा गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया। आप चाहो तो कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर जो भी होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करके भी कर सकते हो, या कॉस थीटा करके कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट आर का जो ये वाला कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा होगा, ये वाला आर साइन थीटा होगा, यानी कि आर इक्वल टू आर साइन थीटा, आर इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा जो है आर है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि आर बाय साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर बाय साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल आर होगा, यानी स्मॉल आर अपॉन में साइन थीटा जब हम करेंगे तो कैपिटल आर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा आर अपॉन में साइन थीटा, और ये कॉस थीटा आ गया, शुड बी लेस देन इक्वल टू जी, शुड बी लेस देन इक्वल टू जी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जी। तो ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जो आर का वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, हमें क्या निकालना है, ओमेगा का वैल्यू। ओमेगा शुड बी लेस देन कितना होना चाहिए, ओमेगा हो जाएगा यहां से ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया था हमारा, लेस देन जी आया था। तो यहां से हमारा जो आर होना चाहिए, सॉरी ओमेगा होना चाहिए, वो हो जाएगा जी बाय आर कॉस थीटा, जी बाय आर कॉस थीटा से कम होना चाहिए, ओमेगा का वैल्यू कम होना चाहिए, लेस देन। तो यहां पर ये कंडीशन आ रही है, राइट, ओमेगा शुड बी लेस देन दिस। अब ये बोला लोअर मोस्ट पॉइंट, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये थीटा जो होगा जब बीड यहां पे होगा थीटा कितना होगा, थीटा विल बी कितना होगा, अगर ये यहां पे होता तो 90 होता थीटा, यहां पे आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, ये जीरो। थीटा जीरो होगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है 1। तो फॉर लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, फॉर लोअर मोस्ट पॉइंट, फॉर बीट टू रिमेन एट लोअर मोस्ट पॉइंट, बीट टू बी एट लोअर मोस्ट पॉइंट theta equal to 0, this implies that cos theta equal to 1 and this implies that omega should be less than root g by r। यही प्रूव करना था हमें, ओमेगा शुड बी लेस देन रूट जी बाय आर, ये हमने प्रूव कर दिया, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। ओके, अब ये बोल रहा है कि अगर ये ओमेगा हमारा जो है रूट टू जी आर के बराबर हो तो एंगल कितना होगा, what is the angle made by the radius vector joining the center of the bead for omega less than equal to root 2 by r। तो मैं ओमेगा को अगर 2g by r पुट करूं तो एंगल कितना होगा, तो इस वाली इक्वेशन को यूज करते हैं हम लोग। हमने क्या प्रूव किया था, ये प्रूव किया था, ये होता है। तो हम अगर मान लें कि ओमेगा हमारा, इफ ओमेगा इज रूट 2g अपॉन r, तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से क्या आ जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2g by r का स्क्वायर, यहां से कर रहा हूं मैं, इंटू आर कॉस थीटा इक्वल टू जी, इक्वल टू लेस देन मान लो, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इसको प्रूव सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2g बाय आर, आर कॉस थीटा, जी आर से आर गया, जी से जी गया, तो कॉस थीटा कितना आया, लेस देन 1/2, और ये कितना होता है 1/2 कितना होता है, थीटा कॉस 60 होता है मेरे ख्याल से। तो ये लेस देन थीटा जो है हमारा
cos थीटा लेस देन cos 60 है, यानी कि थीटा जो है लेस देन कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो अगर हमारा ओमेगा इससे कम है तो थीटा हमारा 60 डिग्री से कम होगा। तो यही प्रूव करना था हमें। हमें क्या प्रूव करना था कि व्हाट इज द एंगल। तो एंगल क्या होगा इस केस में, इस केस में हमारा एंगल जो 60 से कम होगा, 60 से कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन। भाई यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आया, शुक्र मनाओ, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आया। अगर फ्रिक्शन होता ना तो भाई एक और फोर्स आपको लगाना पड़ता, फ्रिक्शन फोर्स। अगर बी इधर को ज्यादा फ्रिक्शन नीचे को लगता, म्यू एन के बराबर, एन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती, एन की वैल्यू निकालने के लिए एन इक्वल टू ये कंपोनेंट करने पड़ते, बहुत मुश्किल हो जाता। तो अभी जो है अच्छी बात है कि थैंक गॉड फ्रिक्शन इज नॉट देयर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया है ये आ गया हमारा, और कॉस थीटा ये आया था इनका, तो थीटा इक्वल टू 60 आ गया था उस वाले केस के लिए। ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो है एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका टॉपिक का। तो इसमें लिखा है कि एक बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ए एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर नहीं बनाता, मैं फिगर दिखाता हूँ, आई थिंक आंसर में फिगर दिया हुआ है। तो ये फिगर दिया हुआ है, ऐसा फिगर है यहाँ पे। तो ये बॉब जो है हमारा रिलीज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ऐसे इसको छोड़ा गया यहां से एज शोन इन द फिगर। तो इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर, व्हाट स्पीड विद इट बॉब अराइव द लोएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे जब बॉब पहुंचेगा यहां से घूम के यूं, तो कितनी स्पीड से यहां पहुंचेगा, v आपको बताना है, v कितना होगा इसका। ठीक है, जब ये नीचे पहुंचेगा तो। और पेंडुलम की लेंथ तो वही है 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड विद इट अराइव द लोएस्ट पॉइंट गिवन दैट 5% एनर्जी डिसिपेटेड इन द एयर रेसिस्टेंस। एनर्जी इसकी जो है लॉस हो जाती है, इसकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, लॉस हो जाती है। ओके ओके, सोचते हैं। तो मान लो एनर्जी लॉस ना होती तो क्या करते आप बोलते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी यहाँ के बराबर होगी, कंजर्वेशन एनर्जी लगाते हैं यहाँ पे। तो कंजर्वेशन एनर्जी लगाओगे तो यहाँ की एनर्जी यहाँ के बराबर है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, मान लो मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें mgh, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि आपने रिलीज किया है। जब ये नीचे पहुंचेगा यहाँ पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। तो आप ये लिखते हैं इसमें कि mgh इक्वल टू हाफ mv², और h की जगह पे r पुट करते क्योंकि रेडियस के बराबर है। तो यहां से फिर आप mgr इक्वल टू हाफ mv² करते, और यहां से आपका जो वैल्यू आता वो आया था v इक्वल टू √2gr, है ना, ये आता। ठीक है, ये आता अगर आपका एनर्जी लॉस नहीं होता। अब मान लो एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो क्या होगा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट की एनर्जी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये एनर्जी थी, इसका 5% लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ है, 5%। तो कितना बचा कितना, 95%। तो ये जो एनर्जी है लोअर पॉइंट पे वो कितनी होगी, इसका 95% होगी। यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 95% ऑफ दिस एनर्जी, यानी कि mgh या r इक्वल टू हाफ mv²। यही होगा, जो लोअर पॉइंट पे एनर्जी होगी ये वाली, इसकी ऊपर वाले की 95% होगी। तो यहां से आगे बस यही सॉल्व करना है हमें। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m से m कट गया, v कितना आएगा, तो v हमारा 2 से इसे भी काट दो तो 95/50 आ गया, ये 2 से कटोगे तो 50 कट जाएगा। ये gr, उसका फिर रूट भी लेना पड़ेगा, ये आया। ठीक है, अब 5 से और काट सकते हो, 5 से काटोगे तो 19/10 आ जाएगा, gr इक्वल टू v। ठीक है, 19/10, तो इतना आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो रूट को, तो 1.9 का रूट निकालना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा। 2 से काटा 95 आया, 50 आया, 5 से काटा तो 19/10 आया, राइट, रूट gr। ओके ओके ओके, तो 1.9 का रूट हमें निकालना है, 1.9 का रूट हमें निकालना है। तो 1.9 का रूट कैसे निकालोगे, 1.9 मतलब अगर मैं 12 देखो, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 14 का रूट जो है 14 का स्क्वायर 1.96 होता है। 14 थोड़ा कम आएगा तो 13 पॉइंट समथिंग मान लो, 1.38 मान लो यार, रफली छोड़ो तो लगभग मान लेते हैं 1.38 gr के आसपास ये वैल्यू आएगी, है ना, रफली। आंसर चेक कर लेते हैं, गलत आ रहा आंसर हमारा, कुछ गलत है। अच्छा, वैल्यू दी हुई यहाँ पे, वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, r की वैल्यू कितनी है 1.5, वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.5 19/10। अच्छा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। g की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, तो कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा 15 इंटू 10, 10 से 10 काट लेते हैं, तो कितना आया 19 इंटू 1.5 का रूट, 19 इंटू 1.5 का रूट चाहिए। अब थोड़ा और तुक्का मानना पड़ेगा, 19 इंटू 1.5 का रूट, 19 था ना वो, हाँ 19 इंटू 1.5 कितना हो गया, पहले तो 1.5 कितना हो गया ये, 5 में 45, 4 5 कम 5 4 9, 19 5 18 2, 285 आया, और डेसिबल लगेगा इसके बाद। 28.5 का रूट चाहिए, 28.5 का रूट, 28.5 का रूट कितना होगा, 5 का 25 होता है, 5 5 25,
अगर हम 5.2 ट्राई करते हैं, 5.2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 पंजे 25 और 26, 4, ये कितना आया? ये आया 0, ये आया 7, ये आया 27, हमारा कितना आ रहा था? 28, तो कम है ये तो 5.3 ट्राई करते हैं। 5.3 कहाँ पे ट्राई करूं मैं? जगह ही नहीं है, यहाँ पे ट्राई करता हूँ अगले पेज पे। 5.3 अगर मैं ट्राई करूं, 5.3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 3 9, 3 पंजे 15, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, 5 पंजे 25, 5 3 15, हासिल 1, 5 पंजे 25, 26, 9, 10, 7, 8 आएगा इनफैक्ट 28.09, 28.09 आ रहा है। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 28.5, यानी 5.3 से भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो लगभग जो है 5.3 बोल सकते हो। 5.3 मीटर पर सेकंड शुड बी द फाइनल आंसर। यहाँ पे कितना आंसर दिया हुआ है? 5.3 आ रहा है हमारा, लगभग वही है 5.25 है। ठीक है, इन्होंने जी का वैल्यू 9.8 लिया सर, तो 5.3 इज द राइट आंसर। हम कर सकते हैं 5.3 ले सकते हैं। ओके, तो भाई आई होप यहां पे आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कैसे कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगती है, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, अपर पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या कैसे कैसे हम लोग लगाते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, टेंशन की डायरेक्शन क्या लेते हैं, तो वो सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुई होंगी यहाँ पे कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा अगर आपने खुद से नहीं किए हैं, और भाई प्रैक्टिस आपको करनी है जम के। ठीक है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए इस वीडियो में। इसके अब जो है इसके डेरिवेशन बाकी हैं, वो हम अगली वीडियो में इसको करेंगे, जो इसके चैप्टर के डेरिवेशन है उसके लिए हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो भाई बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पे या फिर आई बटन पे क्लिक करें और वहां पे जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय ऑल ऑफ यू।